नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का भी, जिसमें देखेंगे नरमपंथियों और गर्मपंथियों में अंतर देखेंगे, उनकी विचारधारा को समझेंगे। इससे पहले मैंने बात करेंगे तो बंगाल विभाजन के बारे में बताया था। बंगाल विभाजन के से पहले हम बात करें तो हम इससे पहले जो मैंने नरमपंथी या कहें जो उदारवादी थे उनके बारे में मैंने बताया था, उदारवादी युग की मैंने बात की थी। तो उसके बाद आज के इस वीडियो में बात करेंगे नरमपंथियों गर्मपंथियों में अंतर क्या था, और अंतर के बाद हम इसमें देखेंगे कि आखिर जो उग्र राष्ट्रवाद है या कहें कि जो गर्मपंथी हैं उनके आखिर उसके उदय के पीछे कारण क्या हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे सूरत में जो कांग्रेस का जो विभाजन होता है, उग्रवादी और जो नरमवादी जो लोग हैं उदारवादी, उनके बीच में जो डिवीजन हो जाता है उसके बात करेंगे। सूरत अधिवेशन की भी चर्चा होगी, क्यों विभाजन होता है, दोनों के कह सकते हैं विचारधाराएं मैच नहीं करती, जिस वजह से डिवीजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो उसकी बात हम करेंगे। तो बात करते हैं सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, ये मेरा टॉपिक है आज का जिसकी हम बात करेंगे। जिसमें लेकिन सबसे पहले हम नरमपंथी और गर्मपंथी में अंतर देख लें। देखिए नरमपंथी और गर्मपंथी में अंतर क्या है, अंतर की बात करेंगे तो अगर हम बात करें तो देखें तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि नरमपंथी में कौन आता है, गर्मपंथी में कौन आता है। कक्षा 8 हो गया, 9 हो गया, 10 में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नरमपंथी गर्मपंथी विचारधारा है। नरमपंथी गर्मपंथी में कौन कौन था, लाल बाल पाल वगैरह सब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन चूंकि ये टॉपिक वाइज हमें इसमें समझना है, अगर जो नरमपंथी की बात करेंगे तो इसमें दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी, ये सब आते हैं। गर्मपंथी में बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब क्या है, ये गर्मपंथी में आते हैं। अब दोनों के जो गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में जो देखें तो दोनों के बीच में जो अंतर है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो इनके बीच में अंतर क्या है, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा, पहला अंतर है ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की बात। आखिर ये जो थे नरमपंथी थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी निष्ठा थी, जबकि जो गर्मपंथी थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। ये चीज़ याद रखिएगा, वो क्या थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, वो क्या थे, ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी निष्ठा थी। ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर विश्वास था नरमपंथियों का, ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर विश्वास था, गर्मपंथी उनके खिलाफ थे। ये संवैधानिक दायरे में रख करके अपनी मांग रखना चाहते थे। इनके ये मतलब कि जो कहते हैं ना कि इसे पहले मैंने बताया था वीडियो में कि आखिर नरमपंथी की मांग वगैरह क्या रहती है, उसके बारे में मैंने बताया था कि वो किस तरीके से अपनी मांगों को सरकार के पास वो क्या करते हैं, भेजते हैं। तो उसको लेकर के इनका उसमें विश्वास नहीं था, ये विश्वास नहीं जताया उसमें, और राजनीतिक भिक्षावृत्ति पेपर वगैरह पर लिख करके आपको स्वतंत्रता वगैरह नहीं मिलने वाली है। तो ये कह सकते हैं ये इनका उस तरीके पर जो ये संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी मांग जो रख रहे थे उसमें इनका विश्वास नहीं था, ये इन्होंने उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। अब अगर जो हम दूसरी बात करेंगे तो दूसरी बात जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है ये सरकारी संस्थाओं में भारतीयों की भागीदारी मांगते थे, कि मतलब सरकारी संस्थाएं उनमें भारतीयों को भी मौका मिले, उनकी भागीदारी को लेकर के ये सब बातें कर रहे थे। लेकिन जो ये थे ये बहिष्कार के समर्थक थे, पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनका पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए। ये सरकार विरोधी आंदोलनों का त्याग कर चाहते थे, मतलब वो सरकार के विरोध कोई आंदोलन नहीं करना चाहते थे। इनका मानना था कि वो सरकार के विरोध, क्योंकि यहाँ की जनता में भी इतना ज़्यादा कह सकते हैं जन समर्थन नहीं है कि सरकार के खिलाफ जा सकें। लेकिन इनका था कि जन आंदोलन पे इनका पूर्ण विश्वास था, उनको पता था कि जनता के आंदोलनों के सहयोग से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकता है। तो ये सब अंतर थे, ये अंतर आप हल्का सा दिमाग में रखिएगा, नरमपंथी और गर्मपंथी में अंतर क्या है। अब इसके बाद जब हम देखेंगे अब जो इनकी विचारधारा गर्मपंथी उग्र राष्ट्रवाद जो है, इनके उदय के पीछे कारण क्या है, इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर जो हम बात करेंगे कि चूंकि आप अब नरमपंथी जो टाइम पीरियड है वो जा चुका है, लेकिन उनके बीच में जो जो घटनाएं हुई हैं उसी से आगे चल करके जो उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। इसमें सबसे पहला मैंने इसमें वीडियो बनाया है, इससे पहले राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारण बताए हैं, उनके बारे में मैंने बताया है कि उनको लेकर के जो संस्थाएं थी उनके बारे में मैंने बताया है। लेकिन चूंकि उग्र राष्ट्रवाद के अब राष्ट्रवाद में भी उग्र राष्ट्रवाद की बात आ रही है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी थी जो बिल्कुल लड़ने पर, मतलब कि बिल्कुल कह सकते हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ करके भारत को स्वतंत्रता दिलाने की चाह कर रहे थे। तो इसके पीछे कुछ कहीं से उनको मोटिवेशन तो मिला ही होगा कि आखिर ये कहाँ से कैसे ये सब हो रहा है। तो उसको जो हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अगर जो हम बात करेंगे तो देखने में आता है अबिसीनिया में इटली की पराजय। पहली बात तो ये, रूस जैसे बड़े देश को जापान ने हरा दिया, तो एक ब्रिटिश जैसे छोटे देश को भारतीय लोग क्यों नहीं हरा सकते हैं, ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वजह से भी देखने को मिलता है कि ये उग्र राष्ट्रवाद पनपता है। कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष
पिछले जो समय पीरियड आप देखें 20 वर्षों के आसपास के समय में कांग्रेस की कोई उपलब्धि वगैरह कुछ खास रहती नहीं है। उनको कोई मतलब उपलब्धि के तौर पे देखें तो कई सारे प्रस्ताव वगैरह पास होना, अधिवेशन पे अधिवेशन ये सब चल रहा था, लेकिन उपलब्धि के तौर पे देखें जो उनकी मांग थी कि इसमें क्या किया जाए कि इनको ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने की, तो उसमें से उनका कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल भी कुछ नहीं, वैसे कि वैसा था। तो उपलब्धियों से असंतोष था, कांग्रेस की कोई उपलब्धि खास कुछ रहती नहीं है। फिर भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। अब भारत की स्थिति, क्योंकि आप जान रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा था कि भारत की स्थिति आर्थिक रूप से स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। इसमें इसको लेकर के मैं बात करूं तो बम्बई के आसपास के क्षेत्रों में फैलता है प्लेग फैलने में आप देखें तो कोई भी सरकार क्या है कुछ किसी तरीके का कोई उनको सहयोग नहीं करती है। और भी क्या कर रहे हैं वहाँ पर जो औरतों के साथ जाति वगैरह ये सब चीज़ें की जाती हैं। इसको लेकर के गुस्से में आकर के प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयरस्ट की हत्या चापेकर बंधु कर देते हैं। तो ये परीक्षा में आ सकता है। प्लस अगला आप देखें तो बंगाल विभाजन में भी आज देखें तो बंगाल का विभाजन भी कर दिया गया, जिससे उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चूँकि अब आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद जो हम चर्चा करेंगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना के, चूँकि आप देखेंगे हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पैरेलल में चलती है, एक साथ और भी घटनाएँ हो रही होती हैं। तो हम जो जन आंदोलन जो चल रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन, महाराष्ट्र का हो, बंगाल के हो, उनके क्रांतिकारी अभिनव भारत वगैरह, तो क्रांतिकारी आंदोलनों की भी हम चर्चा आपको करेंगे। इसके मतलब दोनों को हम पैरेलली लेकर के चलेंगे हिस्ट्री को। तो उसी तरीके से ये मैं जो वीडियो बनाऊंगा इसके बाद मैं मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करूंगा। इसके बाद हम जो भारत में जो कह सकते हैं कि जो आंदोलन चल रहे थे उनको, हम राष्ट्रवादी आंदोलन वगैरह चलाए गए, उनकी बात हम करेंगे। ये इसके पैरेलल दोनों चीज़ें चलेंगी। तो ये चीज़ें हुई, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चूँकि कांग्रेस में भी दो विचारधाराएं पनपने लगी। एक जो जिनके पास पिछले 15 से 20 वर्षों तक जिनके पास कह सकते हैं कांग्रेस की बागडोर थी, वो कुछ करने में असमर्थ थे और उनके जो विचारधारा थी वो नरमपंथी थी। लेकिन उन्हीं में जब उनकी विचारधारा से लोग क्या हुए, मतलब कि उनकी विचारधारा से आप देखें तो बिल्कुल जो मेल नहीं खा रही थी, अंदर भी लोगों के क्या कह सकते हैं कि राष्ट्र भावना जागी और उग्र राष्ट्रवाद का यहीं पर उदय हुआ। तो जब कांग्रेस के अंदर ही उग्र राष्ट्रवाद का जब उदय होगा, लोगों में, नौजवान युवकों में क्या हुआ, एक कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी को लेकर के एक लहर सी दौड़ पड़ी। उसमें देखें तो चूंकि कांग्रेस के अंदर भी क्या हो रहा था कि दो पार्ट डिवाइड हो रहे थे, एक नरमपंथी एक गर्मपंथी। तो चूंकि मैंने बताया कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय हो गया, नरमपंथी जो थे वो पहले से उन्हीं के हाथों में बागडोर थी। तो अब यहीं पर क्या होगा कि अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद होगा। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं 1905 के आसपास के बात करते हैं। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन मैंने बात किया, तो कांग्रेस का जो विभाजन है 1905 में देखें तो वो बनारस में अधिवेशन होता है। बंग भंग की निंदा इसमें की जाती है, बंगाल विभाजन जो हुआ है उसके निंदा वगैरह ये सब की गई। लेकिन इसमें भी आप देखें तो धीरे धीरे ये हो रहा था कि एक उग्रवादी जो नेता है, मतलब कि जो उनको भी क्या किया जाए, एक अध्यक्ष का पद मिलना चाहिए, उनको ही बनना चाहिए। तो इसमें कुछ खास नहीं हुआ। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि वगैरह दी गई और यही सब हुआ। उसके बाद में जब 1906 का अधिवेशन कलकत्ता का होता है, इसमें देखें तो अध्यक्ष पद पर विवाद हो गया। क्योंकि दो नाम सुझाए जा रहे थे अध्यक्ष पद को लेकर के। गर्मपंथी दल में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक का नाम सुझाया जा रहा था। कुछ लोग कहते थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन दोनों में से कोई एक भी बन सकता था। दोनों लोगों को आपसी में कोई वो नहीं थी, हम बने चाहे वो बने। नरमपंथी चाहते थे रास बिहारी घोष बने, तो रास बिहारी घोष बने, नरमपंथियों का विचार था। अब दादा भाई नौरोजी आगे चल करके अध्यक्ष पद को विवाद को लेकर के गर्मपंथी चाहते थे कि ये बने, नरमपंथी चाहते ये बने। चूंकि कांग्रेस में एक कह सकते हैं लंबे अरसे से नरमपंथियों का कह सकते हैं प्रभुत्व रहा है, वो भी उन्हीं के नीचे कांग्रेस, मतलब उन्हीं से मिल करके कांग्रेस थी, तो उनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा था कांग्रेस में। इस वजह से भूपेंद्र नाथ बसु ने अध्यक्ष पद घोषित किया दादा भाई नौरोजी कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जब हम देखेंगे तो कांग्रेस में काफ़ी बड़े नेता माने जाते थे। और चूंकि जब उनका नाम वृद्ध हो चुके थे, उनका नाम जब घोषित किया गया तो उग्रवादी भी किसी तरीके से, मतलब गर्मपंथी भी किसी तरीके का कोई, मतलब कह सकते हैं कि विरोध नहीं प्रकट किया, अपना कोई विरोध वगैरह वो प्रकट नहीं करते हैं और यहीं पर अध्यक्ष बन जाते हैं दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन इसी अधिवेशन में गर्मपंथी भी अपनी कुछ मांगे करते हैं। वो कौन कौन सी मांगे हैं? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, ये सब मांगे क्या हैं वो अपने
अपनी बातें उनके रखते हैं, तो इनकी बातों को माना जाता है और स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा जाता है। दादा भाई नौरोजी स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन आगे चल करके जब फिर अधिवेशन, क्योंकि एक एक वर्षों पर अधिवेशन होता है, तो अगले वर्ष जब अधिवेशन हुआ जिसका आयोजन पहले नागपुर में होना था, नागपुर जो था वो कह सकते हैं उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था, उग्रवादी का। तो चूंकि नागपुर में अधिवेशन होना था, आगे चल करके इसको चेंज करके कर दिया गया सूरत। सूरत जो था वो नरमपंथियों का, या कहें कि नरमपंथियों का जो केंद्र था, तो ये सूरत में अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। तो अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। अब इसमें होता यही है कि इसमें एक, जब रास बिहारी घोष अध्यक्षता करते हैं तो बाद में चाहे बातें हो जाती हैं कि भाई चलो ठीक है, गर्मपंथी नहीं बनेंगे, ठीक है, उनको अध्यक्षता नहीं दी गई। तो इस वजह से खैर, लेकिन फिर भी उनके कुछ प्रस्ताव थे कि हम अपने कुछ प्रस्ताव उनको लेकर के आएंगे जिनको माना जाएगा। तो सूरत में चल रहा है अधिवेशन, अध्यक्षता कर रहे हैं रास बिहारी घोष, और उसी में जब अब उन्होंने सब अपना अपना भाषण दिया, उसी में जब तिलक अपना भाषण देने के लिए आगे आते हैं, फिर वहीं पर क्या होता है कि अपना प्रस्ताव पेश करते हैं। जैसे ही प्रस्ताव पेश करते हैं, फिर वहीं पर क्या होता है कि प्रस्ताव पेश करने के लिए मंच पे आए कि हाँ, मैं स्टेज पे आ गए कि हाँ मैं अब ये मेरा प्रस्ताव है। जैसे प्रस्ताव रखने के लिए आते हैं, उदारवादी जो लोग हैं तुरंत उनके बीच में हाथापाई होने लगी, और वहीं पर जो बिल्कुल खूब कहते हैं कुर्सी वगैरह फेंकना, ये सब फेंकना, खूब धक्का मुक्की होती है, और वही अधिवेशन वहीं पर वो स्थगित कर दिया जाता है। मतलब 1907 का सूरत अधिवेशन जो होता है वो हो गया स्थगित, वहीं पर सूरत अधिवेशन स्थगित हो गया। तिलक को निकाल दिया गया। तिलक अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार थे कि जो ये पूरा जो हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इनकी मांग भी थी कि मतलब कि चूंकि मैंने बताया ना कि इनकी मांगे वगैरह थी, स्वदेशी आंदोलन की बात ये कर रहे थे और बाकी बहिष्कार की बात कर रहे थे। तो कांग्रेस का कहना था कि जो ये बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन वगैरह की जो बात कर रहे हैं, नरमपंथी कहते थे कि ये सब बंगाल तक और कांग्रेस तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन ये इसको पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि अपनी बात जब कहने के लिए आए, बस तुरंत विवाद हो गया, तिलक धक्का मुक्की वगैरह हुई, तिलक वगैरह स्टेज से आ गए। और वहीं पर क्या होता है कि 1908 में ही कांग्रेस की नियमावली में संशोधन किया गया। खूब बातें हुई कि मनाया जाए। कांग्रेस के लोगों को, नरमपंथी जो थे, किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जो उग्रवादी हैं वो हम मतलब कि हमारी संस्था को एक्वायर कर ले रहे हैं, उनकी विचारधारा कांग्रेस पर हावी नहीं हो सकती है, ये ऐसा था। इसलिए 1908 में कांग्रेस नियमावली में एक संशोधन हुआ और उसमें बताया गया कि उग्रवादियों का प्रवेश निषेध है। ये 1908 का मद्रास का अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी बोस करते हैं। चूंकि ये स्थगित हो गया था इसलिए ये वाला इसमें ये फिर अध्यक्ष बन जाते हैं। अब इसी का मौका देख करके अंग्रेजों को लगता है कि तिलक को एक साइड कर दिया गया है, इस वजह से तिलक को एक साइड कर दिया गया। अंग्रेज इसका फायदा उठाते हैं, ब्रिटिश सरकार फायदा उठाती है और उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा देती है। उनका कहना है कि जो तिलक हैं वो कभी सामने से कभी छिप करके या इस तरीके से बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर बम फेंका जाएगा, या ऐसी बातें करते हैं, इसलिए इनके ऊपर सरकार पर बम फेंकने की बात कहते हैं। इनके ऊपर आरोप लगा और 6 साल की इनको कारावास मिला, मांडले जेल भेज दिया गया। वर्तमान समय में देखें तो म्यांमार में, वहाँ पे इनको भेज दिया गया। तो यही था सूरत का अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन। यहीं पर क्या हुई, कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई। आगे चल करके लखनऊ समझौते में दोनों आपस में फिर मिल जाते हैं। उसकी बात हम आगे जब चरणबद्ध तरीके से आगे जब आएंगे ना, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।